टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी न होने से नाराज मां व परिजनों ने सारनाथ थाने का किया घेराव। अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र बीएचयू में आयोजित संगोष्ठी में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की शिरकत। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। और भिखारीपुर स्थित आरएस मेमोरियल एकेडमी में परीक्षा फल वितरण समारोह का किया गया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी न होने से नाराज उनकी मां व परिजनों ने सारनाथ थाने का घेराव किया। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की आत्महत्या के मामले में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस घटना के 4 दिन के बाद भी आरोपियों से काफी दूर है। आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के हाथ अभी तक भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उसका भाई संजय सिंह नहीं लगे हैं। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार आरोपियों को ढूंढने के लिए दबिश दे रही है। वहीं घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपितों के नहीं पकड़े जाने से परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। शुक्रवार को सारनाथ थाने पर भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां के साथ पहुंचे परिजन और दर्जनों लोगों ने थाने का घेराव किया। इस दौरान अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां ने वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाया। वाराणसी के सारनाथ थाने पहुंची अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां का कहना है कि मेरी बेटी आकांक्षा दुबे को न्याय नहीं मिला है और आरोपी खुलेआम घूम रहा है। घटना के इतने दिन बीत गए लेकिन अभी तक आरोपी सिंगर समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है। मधु दुबे ने वाराणसी पुलिस पर हीला हवाली करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरी घटना में होटल प्रबंधन भी मिला हुआ है। पुलिस ने घटना वाली रात आकांक्षा सिंह के कमरे में पहुंचने वाले संदीप सिंह नामक युवक को क्यों छोड़ा है। मधु दुबे का आरोप है कि उनकी बेटी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या नहीं की बल्कि होटल प्रबंधन ने आरोपी को पहले से ही होटल के कमरे में बिठा रखा था। कथित लाइव वीडियो का जिक्र करते हुए मधु दुबे ने आरोप लगाया कि वीडियो में आकांक्षा दुबे को मारता हुआ एक व्यक्ति दिख रहा है। मधु दुबे का रो रो कर बुरा हाल है और थाने पर चिल्ला चिल्ला कर वो कह रही थी कि उनकी बेटी को समर सिंह ने मार डाला है। वहीं इस पूरे मामले में स्थानीय नेता भी आकांक्षा दुबे की मां के साथ पहुंचे। जनसत्ता दल के जिला अध्यक्ष राजन त्रिपाठी ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने घटना के इतने दिन बाद भी एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आकांक्षा दुबे को न्याय नहीं मिला और आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द नहीं हुई तो जनसत्ता दल बड़ा आंदोलन करेगा। बता दें कि आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर प्रताड़ना करने का आरोप लगा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच की टीम समर सिंह और संजय सिंह को गिरफ्तार करने के लिए आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर, पटना और महाराष्ट्र तक आरोपियों के संभावित ठिकाने पर दबिश दे रही है। थाना घेराव क्या हुआ अभी तक? मेरी लड़कियों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। अभी तक कातिल बाहर घूम रहा है। कोई भी कातिल अभी ये लोग अरेस्ट नहीं किया है। मेरे रनिया को आज 1 हफ्ता हो गया, अभी तक ये लोग कुछ कार्रवाई नहीं किए हैं। गिरफ्तारी अब तक 1 हफ्ता में तो हो जानी चाहिए। क्यों अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? होटल मैनेजर भी मिला हुआ है इसमें, ये थाना भी बिक चुकी है। और संदीप सिंह को क्यों छोड़ा गया? 17 मिनट मेरी लड़की के रूम में था, उसको क्यों छोड़ा गया? और मेरी लड़की खुदकुशी नहीं करी है। उनके कमरे में होटल मैनेजर ने पहले से आरोपी बैठा के रखा था मेरी लड़की के। वो लाइव वीडियो देखो, उसमें आदमी है कि नहीं है? मेरी लड़की को झपट रहा है, झापड़ मारा है मेरी लड़की का, ऐसा मुंडी नीचे मुबाई। आँख है कि फूट गई है कानून की? पुलिस प्रशासन तुम लोग के पास बेटी नहीं है? हाँ बेटी,
तुम लोग की भी बेटी ऐसे ही जाएगी। आज तो देखते पढ़ के देखो, आज मेरे पास कोई मेरी रनिया ही सब सहारा थी, मेरा सहारा भाई सब समर सिंह यादव ने छीन लिया। मार क्या बिगाड़ी थी समर सिंह यादव का मेरी रनिया ने, और एक सपना देखा दूसरे साल में काम इसके लिए मार डाला। अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? कौन से बिल में उसको बैठा के रखे हो? कितना पैसा समर सिंह यादव ने दिया आप लोग को? कितने में खरीदा चौकी? कितने में बिके? गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? मुझे आज के आज गिरफ्तारी उसकी होनी चाहिए। आज का नहीं, मैं भी यहीं पे आज अपने आप को खत्म करूंगी, यहीं पे अपने आप को खत्म करूंगी। आज के आज होनी चाहिए। अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र बीएचयू में आयोजित संगोष्ठी में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की। अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शैक्षिक जगत के समक्ष उच्च शिक्षा में उभरती चुनौतियां नामक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने वाले कुल 100 से अधिक प्रतिभागी हैं। संगोष्ठी में 15 विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान भी होंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य वर्तमान समय में तथा आने वाले दिनों में शैक्षिक जगत के समक्ष उच्च शिक्षा में उभरती चुनौतियों को चिन्हित करने तथा उनके समाधान हेतु सार्थक विमर्श व भावी कार्य योजना क्या हो, इस पर विचार मंथन करना है। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहे। IUCTE गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि रामनाथ कोविंद ने अपने उद्बोधन में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि शिक्षक ही युवा शक्ति के निर्माता होते हैं तथा शिक्षक को शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। वाराणसी, जिसको हम काशी भी कहते हैं, बनारस भी कहते हैं, उसके बारे में जितनी भी चर्चा की जाए, सबसे प्राचीनतम नगरी भारत की हम सब लोग जानते हैं। लेकिन कल जब मैं इस नगरी में आया तो मैंने एक कार्यक्रम रखा था, मलिन बस्तियों के बच्चों के साथ में साक्षात्कार, उनके साथ इंटरेक्शन। और एक संस्था है जो हमारे कुछ युवा वर्ग काशी विद्यापीठ से निकले हुए, वो युवा वर्ग मुफ्त में ऐसे बच्चों को शिक्षा देते हैं। वो मुझे दिल्ली में मिले थे। मैंने ही उनको कहा कि अगली बार जब मैं बनारस आऊँगा तो मेरा प्रयास होगा कि आप जिन बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं मैं भी उनसे मिलूं। उनको प्रसन्नता होना स्वाभाविक थी। कल मैंने वो कार्यक्रम बनाया, काशी विद्यापीठ के प्रांगण में ही वो बच्चे पढ़ते भी हैं। उन्होंने कुछ सुविधाएं दे रखी हैं विद्यापीठ ने। लगभग 60-70 बच्चे थे। उनसे जो मैंने एक इंटरेक्शन किया तो मुझे लगा कि मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मिला। और ये देखने को मिला कि देश में शिक्षा के स्तर पर भी कितनी डिस्पैरिटी है। इस संस्था को इसलिए स्थापित किया गया है कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अध्ययन में, अध्यापन में। उसी पर एक नेशनल सेमिनार हो रहा है और हम लोग बड़े भाग्यशाली रहे हैं कि आदरणीय महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने यहाँ आने का अनुरोध स्वीकार किया। वे आए और उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बातें कही कि कैसे सीखना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, सीखने का कितना महत्व बढ़ गया है। जो चारों तरफ परिवर्तन हो रहे हैं वो किस तेज़ी से हो रहे हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, अध्यापक हो या सीखने वाला विद्यार्थी हो, उन दोनों को इस गतिशीलता को ध्यान में रखना पड़ेगा। इस गतिशीलता को ध्यान में रखने के साथ साथ जो नैतिक आवश्यकताएं आगे के समाज की हैं, जिनको लेकर के सभी चिंतित हैं, उनका भी शिक्षा में अध्ययन, मनन, चिंतन, उपयोग में कैसे सम्मिश्रण किया जाए, इस पर भी महामहिम कोविंद जी ने हमको रास्ता दिखाया। अभी ये 2 दिन चलेगा और हमें पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे हम इस दिशा में अपना योगदान कर सकेंगे। ये संस्था नई दिशा में विकसित करेगी। भारत में एकमात्र अपने ढंग की नई संस्था है जिसकी उपस्थिति अगले कुछ वर्षों में सारा देश जान जाएगा।
सर आज का विषय क्या रखा गया था और ये लोगों के लिए कितना फायदेमंद या कल लाभकारी सिद्ध होगा? भविष्य की शिक्षा पर केंद्रित है सारा आयोजन कि भविष्य में शिक्षा का क्या स्वरूप होगा, शिक्षा कितना योगदान कर सकती है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व में एक ऐसी स्थिति लाने के लिए कि जहाँ पर मनुष्य अपने साथ शांति से रह सके, अपने साथ और लोगों के साथ शांति से रह सके और हम इस संकल्पना को आगे बढ़ाने में सक्षम हों कि विश्व में भी शांति स्थापित हो सकती है। शांति स्थापना असंभव नहीं है और कभी न कभी तो विश्व शांति से रहेगा। सर जिस तरह से महामहिम ने एक बच्ची का उदाहरण दिया है, क्या लगता है सर कि अभी भी शिक्षा का स्तर और थोड़ा ऊपर होना चाहिए? महामहिम ने जो उदाहरण दिया है वो शिक्षा के स्तर में जो भिन्नता है, जो परिवर्तन है, जो ऊंचाई नीचाई है, उसकी तरफ उन्होंने विशेष ध्यान दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि समाज को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे गांधी जी की भाषा में पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए हैं उनकी तरफ हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी भी यही बात कहते थे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ये उनका कर्तव्य है, जो सक्षम है उनका कर्तव्य है कि जिस बच्चे का उदाहरण माननीय कोविंद जी ने दिया उसकी तरफ आगे बढ़कर समाज उसकी सहायता करे। मैं ये कह सकता हूँ कि देश में ऐसे अनेक संगठन हैं, व्यक्ति हैं। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में भव्य प्रदर्शनी लगाई गई। छात्राओं ने विभिन्न मॉडलों को आकर्षक बनाकर सभी को आश्चर्य में डाल दिया। आज के समय की मांग को देखते हुए छात्राओं ने मॉडल बनाए। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रोफेसर शंभुनाथ उपाध्याय ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने सभी स्टॉलों पर जाकर छात्राओं के हुनर को देखा। उन्होंने जमकर छात्राओं की तारीफ की। G20 पर आधारित मॉडल लोगों के आकर्षण का केंद्र था। अतिथियों ने इस मॉडल की जमकर प्रशंसा की व छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर डॉक्टर अखिलेंद्र त्रिपाठी, पूजा दीक्षित सहित अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रहे। पर अपने अपने आत्मसम्मान की जहाँ बात होती है। मैडम G20 क्या है, इससे छात्राओं को कितना लाभ मिलेगा? G20 में आज इन्होंने जो बेटियों ने फोकस किया है वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन डेवलपमेंट पे फोकस किया है। हमारे यहाँ की महिलाओं को क्या चाहिए, क्या उन्हें मिलेगा और हम पूरे विश्व को क्या दिखाना चाहते हैं कि आज हमारी महिलाएं, भारत की महिलाएं कहाँ पहुँची हैं और कहाँ तक उन्होंने एक तरीके से उनको हर चीज़ों में स्किल हासिल हुई है। तो G20 पे बेटियों ने उसी थीम को फोकस करते हुए आज यहाँ पे प्रदर्शन। तो G20 के साथ साथ छात्राओं ने क्या प्रदर्शन किया है जो उनके लिए आगे लाभकारी होगा? जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, बारिश हमारे यहाँ आए दिन उफान बन के खड़ी हो गई है, तो बेटियों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे भी जोर दिया, जो देखकर बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आने वाला समय अगर इस तरीके से बारिश हुई और आगे सूखा पड़ा तो वही पानी आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी सभी को। तो एक बहुत बड़ा मॉडल इन्होंने बनाया रेन हार्वेस्टिंग पे। फिर इन्होंने बिल्कुल फोकस किया उज्ज्वला योजना में, माननीय प्रधानमंत्री की कई ऐसी योजनाएं जो महिलाओं बेटियों के लिए है, उस पर मॉडल्स बने हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश की शान इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर और राम मंदिर बच्चों ने मॉडल बना के अपने आप को दिखा दिया कि हिंदू संस्कृति हमारी सभ्यता में ही नहीं, हमारे जीवन में भी उतर चुकी है। मैडम G20 है क्या? G20 ये एक तरीके के योजनाएं, कार्यक्रम है देश में जो हर विश्व में होते हैं। 20 कंट्रीज इसकी योजनाएं में तहत है। हर कंट्री अपने देश के उसमें प्रोग्रामिंग में कुछ इंडक्शंस करते हैं जो वो पूरे साल पूरे विश्व में उसको फॉलो किया जाता है। बेसिकली G20 एक मॉड्यूल लेके चल रहा है जिसमें भारत ने महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा उत्थान का काम किया है, जिसको
फोकस करेंगे हम इस G20 के समिट में। छात्राओं ने जो ये G20 वगैरह ये प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहेंगे? छात्राओं ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, चाहे वो विज्ञान की हो, चाहे वो बायोलॉजी की हो, चाहे वो मैंने लिटरेचर की, इंग्लिश के हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, इन बच्चियों ने बहुत तन्मयता के साथ, बहुत लगन के साथ, बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ यहाँ प्रतिस्थापित की हैं। और उन प्रस्तुतियों को देख करके उनके कहीं न कहीं जो कौशल है, जो उनकी कला है, जो उनकी सोच है, जो उनकी पार्टिसिपेटिव है, वो कहीं न कहीं दिखाई पड़ रही है। और इसे ये समझ में आता है कि वर्तमान परिवेश में जो बच्चे हैं, चाहे महिला के सशक्तिकरण का हो, चाहे G20 का हो, चाहे भाषा का सवाल हो, चाहे पर्सनालिटी का सवाल हो, चाहे व्याकरण का सवाल हो, समस्त संदर्भों में इन लोगों ने प्रस्तुतियाँ बनाई हैं और स्वयं बनाई हैं। इसके लिए मैं प्राचार्य को, संबंधित अध्यापकों को और उनका दीक्षित जी को और उनके कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। डॉक्टर साहब, आज छात्राओं ने जो प्रदर्शन किया कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे? ये इतने छोटे छोटे बच्चे और जिस तरह से मॉडल के रूप में अपना प्रदर्शन किए, ये वाकई काबिले तारीफ है। और ये समझ में आ रहा है कि बच्चे जैसे G20 को लेकर वो सारे देश के संस्कृति, सारे देश के कल्चर, झंडा और सारी चीज़ समझ रहे हैं। मैथ के रूप में साइंस और धर्म, संस्कृति, नारी शक्ति, इतने मॉडल और जितनी सफाई से और जितने बढ़िया से इन्होंने प्रस्तुत किया है, वाकई में मॉडल के द्वारा ज्ञान का विकास होना, बच्चों में ज्ञान का संप्रेषण होना सिद्ध होता है। और ये संस्था जिस प्रकार से बच्चों में शिक्षा दे रही है, ये लगता है कि यहाँ के अध्यापक और बच्चे जिम्मेदार होकर के ये कार्य कर रहे हैं, बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। कितना लाभ मिलेगा इससे छात्राओं को? जी, कितना लाभ मिलेगा इससे जो इन्होंने प्रदर्शन? देखिए, जितने कम उम्र के बच्चे, जैसे एक उदाहरण ले लिए G20, और क्लास 6 के बच्चे मॉडल बनाए हैं G20 का, और क्लास 6 के बच्चे समझ रहे हैं कि G20 क्यों भारत में आयोजित हो रहा है, किन किन देशों को मिलकर के होता है, कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, भारत को इस बार अध्यक्षता मिली इसलिए तो इससे तो अप्रत्याशित ज्ञान की वृद्धि होती है और प्रत्यक्ष इससे नॉलेज का वृद्धि होती है। भिखारीपुर स्थित आरएस मेमोरियल एकेडमी में परीक्षा फल वितरण समारोह का आयोजन हुआ। भिखारीपुर स्थित आरएस मेमोरियल एकेडमी में परीक्षा फल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। इस अवसर पर अपनी अपनी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को मेडल व प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सभी बच्चों में अंक पत्र का वितरण हुआ। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य कांति तिवारी ने सभी बच्चों को निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने कम अंक अर्जित किए हैं वे और मेहनत करते हुए आगे बढ़ें। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान विद्यालय परिवार के समस्त सदस्य, छात्र छात्राएं व उनके अभिभावकगण मौजूद रहे। आपका क्लास में देखिए फर्स्ट पोजीशन पर आपके क्लास में फर्स्ट आए। आप करते रहिए। आज किस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है विद्यालय में? आज बच्चों को रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन का ये रखा गया है 31 मार्च, और इसमें बच्चों को रिजल्ट प्रोवाइड किया गया जिससे बच्चे अच्छे परसेंटेज से आगे अच्छे नंबरों से आए हैं। और जिन बच्चों का नंबर कम आया है उनको ये मेरा संदेश है कि वो अपने मनोबल कम न करें, और आगे के लिए ये नंबर ये संदेश देता है कि हमें आगे और कितना मेहनत करना है, तो ये अपना मनोबल वो न कम करें। किन क्लास से किन क्लास तक के विद्यालय चलाती हैं? हमारे यहाँ नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक के विद्यालय हमारे यहाँ चलते हैं,
और वैन की भी सुविधाएं बहुत अच्छी दी गई हैं। हमारे यहाँ अच्छे टीचर हैं जो कि हर तरह के बच्चों को नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं, एक्टिविटी भी होती है, वार्षिकोत्सव भी होता है, जिसमें कि हर तरह के बच्चों का विकास हो सके, ग्रोथ हो सके, क्योंकि सारे बच्चे हमारे हर बच्चों के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी छिपी रहती है। अगर दूर से बच्चे आते हैं तो उनके लिए क्या सुविधाएं आपके यहाँ? हमारे यहाँ बच्चों के लिए वैन सुविधाएं रखी गई हैं जो दूर से आते हैं, और अच्छी सुविधाएं रखी गई हैं। रामनवमी के अवसर पर काशी की विश्व प्रसिद्ध रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी के शुभ अवसर पर काशी की विश्व प्रसिद्ध रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा का अद्भुत नजारा राम भक्तों ने महसूस किया। मां गंगा के तट पर ईश्वर के रूप में ब्रह्मांड से साक्षात भगवान श्री राम विराजमान थे। संस्कार के केंद्र बिंदु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मां गंगा के आंचल पर भगवान श्री राम के जीवन की सजीव झांकियां ऐसी प्रतीत हो रही थी कि पूरा ब्रह्मांड भगवान श्री राम की स्तुति कर रहा है। रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक मुनीश ने ये विचार व्यक्त किया। रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा विगत 35 वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री राम के अवतरण दिवस पर स्थानीय तुलसी घाट से निकाली गई। संकटमोचन मंदिर के महंत डॉ विशंभरनाथ मिश्र ने आरती कर शोभा यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा एवं मनोज कुमार झा ने आरती की। इस अवसर पर 36 केवट बंधुओं को साफा बांधकर उनका सम्मान किया गया। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित झांकियां, राम दरबार, वनगमन, धनुष यज्ञ, लवकुश प्रसंग समेत कुल 15 झांकियां शामिल थीं। झांकी में शामिल कलाकार बच्चे सुंदर ईश्वर रूपी वेशभूषा में विराजमान थे। उपस्थित भक्तजनों ने ईश्वर रूपी झांकी की भक्ति में आरती एवं शंखनाद किया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। बेहतरीन इस्माइल बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। भैया पीछे रहिए थोड़ा आप लोग। भैया अरे इधर कैमरा है, थोड़ा पीछे रहिए। गंगा जी के ऊपर आप लोग नीचे आइए ना, महाराज से ऊपर आ गए आप लोग। नीचे आइए, लगा लीजिए, हो जाता है। पर्व है और राम तो हम लोग के परब्रह्म परमेश्वर हैं और वो जन जन में व्याप्त है। ये काफ़ी पहले इसी घाट से शुरू हुआ, तो आज एक शोभा यात्रा निकलती है, उसमें विभिन्न समूह के लोग आके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये गंगा के माध्यम से पूरा राजघाट तक जाएंगे और भगवान दर्शन देंगे। तो आज तो उस देवता का जन्मदिन है जो कि जन जन में व्याप्त है। राम में सब पूरा बनारस का पूरा भारत है आज, तो आज हम लोग उन्हीं की उपासना इस माध्यम से भी करते हैं। गुरु जी समय पर रामचरितमानस को लेकर विवाद उठता रहता है, क्या मानते हैं? मतलब ऐसे लोगों के लिए क्या मानते हैं? नहीं, इसके मतलब कि लोग रामचरितमानस को पढ़ते हैं और पूरे ध्यान से पढ़ते हैं, उसमें कोई विवाद नहीं है। अगर उनके लिए कोई दिक्कत है आपको क्लैरिफाई करना चाहिए। इसको विवाद आप क्यों कहते हैं? किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बताना चाहिए। तो ये पक्का है कि रामचरितमानस हर आदमी पढ़ता है, नहीं पढ़ेगा तो आप कहीं विवाद नहीं है, आप चुप हो जाइए, कोई विवाद नहीं है। तो अगर बोल रहे हैं तो वो इसके मतलब वो भी उसमें समाये हुए हैं, रामचरितमानस को वो भी मानते हैं। इसको आप अपना नज़रिया बदलिए कैसे रामचरितमानस को लोग देख रहे हैं, और अगर किसी को कुछ उसमें दिक्कत आ रही है तो आप में भी इतना ज्ञान होना चाहिए कि उसका आप प्रतिकार कर सकें और उसके संदेह को आप दूर कर सकें। वहीं तुलसी घाट से निकली भव्य मंदाकिनी शोभा यात्रा नाव पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता के साथ अनेकों देवी देवता भैंसासुर घाट राजघाट पहुंचे, जहां पहुंचने पर बाल विद्यालय के उपप्रबंधक द्वारा देव स्वरूपों की आरती उतारी गई व भोग लगाया गया। पूरे घाट को आकर्षक ढंग से सजाकर विद्यालय के छात्र छात्राओं, अध्यापकों द्वारा विभिन्न भक्ति कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई, जिसे देखने पूरे घाट पर हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। पूरा
गंगा तट जय श्री राम के उद्घोष से गूंजता रहा। कार्यक्रम में मंदाकिनी शोभायात्रा के सदस्य शैलेश वर्मा, मुकुल पांडे सहित बड़ी संख्या में विद्यालय परिवार व भक्तजन उपस्थित रहे। स्टेज पर आएंगे, इसलिए आगे जो लोग खड़े हैं अनुरोध है कृपया आगे से या तो किनारे हो जाए, जिनको खड़े रहना है। जो लोग आगे पंक्तियों में बैठे हैं वो लोग प्रभु के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। करवट प्रार्थना है, जो लोग आगे की पंक्तियों में खड़े हैं वो लोग किनारे की तरफ आ जाए, ताकि आगे बैठे हुए मेरे अतिथियों को, विशिष्ट अतिथियों को, राम भक्तों को मंच के दर्शन सुलभ हो सके, मंच से प्रभु के दर्शन सुलभ हो सके। और निर्वाल विश्वविद्यालय प्रहलाद जाट के पुत्र किस तरह का ये आज चल रहा है? ये 35 वर्षों से निरंतर बाल विद्यालय आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय इस आयोजन को कर रहा है। यहाँ हमारे घाट पर समापन होता है, जिसकी पूरी व्यवस्था हमारे जिम्मे होती है और हम करते हैं। और हमारा यही धारणा रही है कि राममय वातावरण होना चाहिए, क्योंकि आप एक बार अगर राम कहते हैं तो आपके मन में एक ऐसी अनुभूति होती है कि पूरा आनंद आपको प्राप्त होता है। 2 बार राम राम कहते हैं तो किसी को अभिवादन करते हैं, 3 बार कहते हैं तो उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, और 4 बार कहते हैं राम तो आप भजन करने लगते हैं। यही राम की महिमा है और राम ही सबको पार लगाते हैं। इस दृष्टिकोण से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे जब तक हमारे जीवन है और जब तक हमारे शरीर में प्राण है। किस तरह का ये यात्रा है, क्या इसके माध्यम से संदेश देते हैं? देखिए, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव है, रामनवमी का दिन। हम आज ये आयोजक मंडल में शामिल हुए हैं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज ये राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा निकल करके एक संदेश देती है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की मर्यादाओं का आत्मसात करें और वैसा जीवन हम समाज में अपने उतारें। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम विगत 38 साल से हो रहा है। 36 साल से, ये 37वां साल है। सन 1988 में पहली बार जब अरुण गोविल जी और साथ में लक्ष्मण जी का पात्र निभाए थे, रामानंद सागर जी के जितने पात्र थे, उस समय याद होगा कि जब रामायण आता था तो घंटों घंटों गलियां सूनी हो जाती थी। वो पात्र जब आए थे और उनका गंगा पे नाव के द्वारा घुमाया गया था, उस समय पूरा लाखों लाख की भीड़ काशी की जनता घाटों पर आई थी। और ये परंपरा उसी समय से चल रही है और ये भव्य रूप लेते जा रही है। और यहाँ पे काशी की जनता प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को मनाने के लिए राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा देखती है। और हम यहाँ पे मंच के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी के मर्यादाओं को, उनके जीवनी को उल्लेखित करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह ने उनके साथ हुई मारपीट मामले में उचित कार्रवाई न होने का आरोप लगाया। पूर्व सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह ने वाराणसी के एडिशनल कमिश्नर संतोष सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाया। राजा आनंद ज्योति सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उनके ऊपर कुछ दिन पूर्व हुए हमले में नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। मुकदमा तो पुलिस द्वारा दर्ज किया गया, मगर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर मैं और मेरा परिवार डरा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा कई बार सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन से मांग की गई, लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस प्रशासन हमें सुरक्षा देने में देर कर रही है। अगर मेरे साथ कुछ भी अनहोनी होगी तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। क्या घटना घटी थी, क्या मामला है? 28 तारीख को मैं कचहरी से अपने आवास के लिए जा रहा था। पुराने आरटीओ तिराहे के पहले, जस्ट थोड़ा सा पहले
3 बाइक सवार ने मुझे रोक लिया। मैं जैसे गाड़ी से उतरा, राड से मेरे सर पे प्रहार करना प्रारंभ किया। जब मारने लगे तो क्योंकि सर में चोट आ गया और बहुत ज़्यादा मारे, और बार बार ये नाम ले रहे थे कि टाटा भैया से अगर वो बुलझले तो अंत कर देवल जी, हाँ, कहते हुए और उलझ अमित भैया से, और उलझ टाटा भैया से, यही कह रहे थे और लगातार मार रहे थे। लगातार मारने के बाद जब मैं थाने गया, थाने जाके मैंने FIR कराई। FIR के बाद मेडिकल हुआ। उसी दिन सुबह फुटेज जब चेक हुआ, फुटेज में लोगों का चेहरा क्लियर हो चुका है, गाड़ियाँ क्लियर हो चुकी हैं, नाम क्लियर हो चुका है। गिरफ्तारी प्रशासन को कर लेनी चाहिए थी, प्रशासन ने गिरफ्तारी नहीं की। उसी के संदर्भ में आज मैं पुलिस कमिश्नर से मिलने गया था। पुलिस कमिश्नर ने आश्वस्त किया, क्योंकि अमित टाटा जो व्यक्ति है वो कुख्यात अपराधी है। उसने 2009 में निर्माण निगम की ऑफिस में घुस के दीक्षित के ऊपर गोली चलाई थी। निर्माण निगम के अपराधी थे रंगदारी के संदर्भ में। उसका मुकदमा 2009 में दर्ज हुआ, चार्जशीटेड है, मुकदमा ट्रायल चल रहा है। उसके बाद ट्रैक्टर एजेंसी शिवपुर, वहाँ पर इसके द्वारा गोली चलाया गया, वो भी मुकदमा चल रहा है, न्यायालय में विचाराधीन है। साथ ही साथ अभी लेटेस्ट में अभिषेक सिंह की हत्या हुई थी, दोहरा हत्याकांड चौकाघाट। उसने मुलजिम का नाम लिया, मुलजिम ने इसका नाम लिया कि 2 लाख रुपया देने पर मैंने हत्या किया था, वो पैसा टाटा ने दिया था। लेकिन प्रशासन ने इसको उस वक्त बचा लिया है। ये गिरफ्तार था, कई दिन कस्टडी में था, लेकिन 21 में जब मैं पदाधिकारी हुआ तो मैंने इसके खिलाफ लिखना प्रारंभ किया। चूँकि मैं पदाधिकारी था तो मेरी नैतिक जिम्मेदारियां थी कि बार के अंदर कचहरी प्रांगण में वकील रहें, अपराधी न रहें। अगर वकील के भेष में कोई अपराधी घुस जाएगा तो कहीं न कहीं ये पेशा दागदार हो जाएगा। मैंने इसके खिलाफ लिखना पढ़ना प्रारंभ किया। उस दौरान इसने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके ये मुझे गाली गलौज किया, मेरे साथ तमाम धमकियाँ दी। मैंने उसकी सूचना तत्काल रात को, उस समय ए सतीश गणेश यहाँ के कमिश्नर थे, मैंने उनको दी। उन्होंने तत्काल कैंट थाने पे बोल के मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा मेरा पंजीकृत हुआ, 10 दिन बाद उसका क्रॉस FIR दर्ज हुआ। उस वक्त मुझे ये लगा कि नहीं, प्रशासनिक सपोर्ट इसके साथ है। मैंने उसके बाद अपनी सुरक्षा के लिए, चूँकि मेरा कार्यकाल ख़त्म हो चुका था, तो मैंने अपनी सुरक्षा के लिए प्रशासन को पत्र लिखा। प्रशासन ने जांच के लिए भेज दिया, जिसमें LIU, थाना कैंट, तमाम जगह से ये रिपोर्ट आ गई कि इनको जान का खतरा है, इनको तत्काल प्रभाव से सुरक्षा दे देनी चाहिए। लेकिन संतोष सिंह, जो कि इस वक्त टाटा के करीबी हैं और टाटा के साथ उठना बैठना है, और प्रशासनिक रूप से ये उनको पूरा सहयोग भी कर रहे हैं, तो संतोष सिंह जी ने उसको, मेरे उस एप्लीकेशन को सुरक्षा न देकर ग्रामीण को लिख दिया। जब खतरा था तो आपको तत्काल सुरक्षा दे देना चाहिए था, लेकिन वो गैप बनाते हुए कि नहीं, ये ग्रामीण अंचल के, इनको सुरक्षा ग्रामीण से होगा, लिखते हुए पत्र जारी। मेरे पास उस पत्र की भी कापी है जिसको संतोष सिंह ने ग्रामीण को लिखा था। ग्रामीण से रिपोर्ट लगी कि नहीं, जान का खतरा है। उसके बाद CO पिंडरा ने भी रिपोर्ट लगाई कि नहीं, जान का खतरा है, नियमानुसार सुरक्षा दी जाए। वापस उसी दौरान कमिश्नरेट और ग्रामीण कमिश्नरेट में मर्ज हो गया। मैं वापस संतोष सिंह के पास गया, लेकिन उन्होंने मुझे दौड़ाया। उस वक्त भी मुझे सुरक्षा नहीं दी, क्योंकि ये मानेगा नहीं, ये मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे रहा है। क्योंकि मैं अपराधी हूँ, अगर इसी प्रकार एप्लीकेशन पड़ा तो मेरी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो संतोष सिंह का साथ पाके उसने मेरे ऊपर ये आक्रमण करवाया, और प्रयास यही था। आप फुटेज आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों को भी मिल जाएगा। तो क्या लगता है कि संतोष सिंह के सह पे आपके ऊपर जो हमला हुआ है, 100% संतोष सिंह कौन है? इस अपर आयुक्त है मुख्यालय वर्तमान समय में, उनके ही सह पे ये घटनाएं होती चली आ रही हैं। मैं कह रहा हूँ 3 दिन से उसकी गिरफ्तारी की, मैं नाम दिया हूँ, मैं नाम लिया हूँ। मेरे साथ इतनी बड़ी वारदात हुई है, कैमरा है, फुटेज है, सारी चीज़ें हैं, आपको हर चीज़ मिल गया। आप किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं? तो आगे कुछ उच्च अधिकारियों से इसके लिए बातें किया आपने? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रभावित हम लोग हैं, क्योंकि मैंने देखा कि कई अपराधी घुटनों के बल चलने लगे। तो जब बड़े बड़े अपराधी घुटनों पे आ गए तो ये भी घुटने पे आज नहीं कल आ ही जाएगा। तो मैं अपनी प्रयास से नहीं पीछे हटूँगा, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, उसका फुटेज सामने आ गया। वो मर गया, इसलिए वो मामला इंटरनेशनल हो गया।
या तो प्रशासन ये इंतजार कर रही कि ये मर जाए तो मैं फिर इस पे राजनीति करना प्रारंभ करूं, फिर मैं टाटा को उठाऊं, बंद करूं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आगे की ये रणनीति है कि मैं देखूंगा प्रशासन मेरी क्या मदद कर रही है। नहीं भूख हड़ताल है, आमरण अनशन है, माननीय मुख्यमंत्री जी है, नहीं कहीं से समर्थन सपोर्ट मिलेगा तो लास्ट ऑप्शन है कि इस तरह डेली लात खा के गोली खा के मरने से बढ़िया आदमी आत्मदाह कर ले। प्रधानमंत्री जी को इच्छा मृत्यु का पत्र लिखूंगा और आत्मदाह करूंगा। शहर में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। शहर में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पर है। पहली बैठक 17 अप्रैल को होनी है। G20 को लेकर के नगर निगम और PWD की तरफ से कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि जहां जहां सड़कें चौड़ी करने की जरूरत है वहां पर PWD कार्य कर रहा है और नगर निगम की तरफ से लगातार साफ सफाई पर जोर दिया जा रहा है। सर क्या तैयारी है? G20 को लेकर हमारे सारे तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। जो टेंडर वगैरह कंप्लीट हो गई है, वर्क ऑर्डर जारी हो गया है। उसका जो शहर का जो सुंदरीकरण है और जो अवस्थापना सुविधाएं हैं उसको अपग्रेड करने की जो काम फुल स्विंग में चल रहा है। इसमें PWD मुख्य रूप से PWD है जो सड़क को ठीक करा रहे हैं जहां जहां ज़रूरत है और जहां चौड़ीकरण की आवश्यकता हो वो करा रहे हैं। साथ साथ नगर निगम द्वारा जो लैंडस्केपिंग का काम और जो चौराहों का सुंदरीकरण और फसाड लाइटिंग और आर्टिफिशियल लाइटिंग का काम कराया जा रहा है। BDA द्वारा जो है जो शहर के पेंटिंग और शहर में और अन्य सुंदरीकरण का काम जो है कराया जा रहा है। पर्यटन विभागों द्वारा भी जो लोगों को तैयार कराना, यहाँ की जो टूरिस्ट गाइड्स है उनको तैयार कराना और जो मुख्य पर्यटन स्थल है वहाँ की जो सुंदरीकरण को लेके वो भी काम पूरा कर रहे हैं। इस प्रकार जो मुख्य रूप से 4 विभाग है और भी जो संबंधित विभाग जो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनसे भी अनुरोध करके उनके बिल्डिंग्स और उनके जो संपत्तियां हैं उसको भी सुंदरीकरण करने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। काम चल रहा है, आपको दिख भी रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंडवाडी बुल्लनपुर क्षेत्र में खुल रहे देशी शराब के ठेके का महिलाओं ने जमकर विरोध किया। मंडवाडी क्षेत्र के बुल्लनपुर में खुल रहे देशी शराब के ठेके का ग्रामीणों ने विरोध किया। क्षेत्र की महिलाओं को जैसे ही इस बात की खबर हुई तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। काफी संख्या में महिलाएं पहुंची और जमकर क्षेत्र में देशी शराब का ठेका खुलने का विरोध करने लगी। वहीं विरोध की सूचना पर मौके पर चौकी प्रभारी मढ़ौली पहुंचे, जिन्होंने आश्वासन देकर धरना खत्म कराया। क्या कहाँ पे शराब की दुकान खुल रही है? चेतगंज स्थित श्री बड़ी शीतला माता मंदिर में मां के श्रृंगार व देवी जागरण का आयोजन हुआ। जियापुरा चेतगंज स्थित श्री बड़ी शीतला माता मंदिर में रामनवमी के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य श्रृंगार व देवी जागरण का आयोजन कर माता को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। इस अवसर पर माता की अलौकिक झांकी सजाई गई। पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाकर एक से बढ़कर एक नामचीन भजन गायकों द्वारा देर रात तक माता के भजनों की प्रस्तुति कर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर महेंद्र नाथ सैनी, पवन सैनी, तुषार शर्मा, सागर सैनी सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। हमारे पत्रकार भी है, उपस्थित है माता के दरबार में।
जी आज किस तरह का एक कार्यक्रम है? आज जैसा कि महंत जी ने आप लोगों को बताया कि हम लोग रामनवमी के अवसर पर ये भजन कीर्तन का कार्यक्रम करते हैं और कल हमारे यहाँ भंडारे का भी भव्य आयोजन किया जाएगा, जिससे कि भक्तों में प्रसाद का वितरण होगा और सभी लोग प्रसाद को पाकर और अपने जीवन को कृतज्ञ बनाएंगे। किस देवी का ये मंदिर है और क्या मान्यता है यहाँ की? जी देखिए, आप बहुत ही प्राचीन मंदिर में खड़े हैं जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है। यह ऐसा मंदिर है जो माता रोग का नाम आपने सुना होगा। माता रोग से निपटने के लिए दूर दूर से, गाजीपुर से, चंदौली से, कछुआ से, राजा तालाब से, न जाने कहाँ कहाँ से पूरे पूर्वांचल से यहाँ लोग आते हैं झाड़ फूँक कराने के लिए, जो कि पवन सैनी महंत जी द्वारा, पहले माता प्रसाद माली जी द्वारा रोगों का उपचार किया जाता था, मगर अब हालांकि वो नहीं रहे, उनकी आत्मा को भगवान माता रानी शांति प्रदान करे। अब जो कि मेरे बड़े भैया महंत जी झाड़ते फूकते हैं और इस मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, ये पता नहीं आदि अनंत साल से ये कार्यक्रम होता चला आ रहा है, जिसका निर्वहन हम लोग। जी ये मंदिर चेतगंज पानदरीबा स्थित जियापुरा में स्थित है। ये मंदिर कहीं भी आप चेतगंज में बच्चा या हमें लगता है कि पूरे पूर्वांचल में कहीं भी पूछेंगे कि पीला माली माता का मंदिर कहाँ है, तो कोई भी आपको बता देगा। और हम लोग हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। ये हमारी 7वीं पीढ़ी चल रही है। इसके पहले हमारे माता प्रसाद जी, श्री माता प्रसाद माली जी करते थे, अब उनकी पीढ़ी हम लोग चला रहे हैं। किस अवसर पे कार्यक्रम करते हैं आप? रामनवमी के अवसर। क्या संदेश देते हैं आज के इस कार्यक्रम से? इस संदेश हम लोग देते हैं कि भक्तों को सुख शांति बने रहे, हमारा देश प्रदेश खुशहाल रहे और सभी लोग आगे बढ़े, सभी के दुख दर्द दूर हो। कोरोना जैसे महामारी से हम लोग निपटने के लिए तैयार रहे, सारी चीज़ें। अतिक्रमण हटाने के दौरान ठेला लगाने वाली वृद्ध महिला की मौत हो गई। कुछ सारे लोगों ने प्रदर्शन किया। सारनाथ पुरातात्विक संग्रहालय के समीप नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने के दौरान खीरे का ठेला लगाने वाली सिंहपुर निवासी 75 वर्षीय शकुंतला देवी नामक महिला बेहोश हो गई। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। पटरी व्यवसायियों ने नगर निगम की कार्रवाई से सदमे में मौत का आरोप लगाते हुए शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। देर शाम पहुंचे नगर आयुक्त व एडीएम सिटी गुलाब चंद ने आश्वासन देकर शांत कराया, जांच कर कार्रवाई की बात कही। नगर निगम की ओर से पुरातात्विक संग्रहालय के समीप अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। दिन में 11:30 बजे जोनल अधिकारी सुमित कुमार के नेतृत्व में प्रवर्तन दस्ता पहुंचा। शकुंतला के पुत्र रामचंद्र प्रजापति व ऋषि नारायण का आरोप है कि मौके पर ठेलों से सब्जी सामान सड़क पर फेंका जाने लगा। मां शकुंतला खीरा बेच रही थी, उन्होंने ठेला न ले जाने के लिए मिन्नत की। इस दौरान धक्का दिए जाने से वो बेहोश हो गईं। पांडेपुर स्थित निजी अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। वहीं मौत के बाद लोगों ने थाई बौद्ध मंदिर के समक्ष शव रखकर सड़क जाम कर दिया। सर क्या घटना घटी थी? जी आज अतिक्रमण तथाकथित रूप से जो बताया गया हमें कि अतिक्रमण हटाने के दौरान एक महिला जो उम्र 75 वर्ष थी, उनकी मृत्यु के बताए गए हैं। ठीक है, लोगों द्वारा उनकी शिकायतें जो भी हैं उनको दिया गया है। लोगों की मांग मुख्यतः 3 चीज़ों से है। एक ये कि रेहड़ी पटरी वालों को हटाया ना जाए। नगर निगम का हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि हम किसी भी लोगों का अतिक्रमण या उजाड़ने के लिए नहीं आए हैं। हमारा हमेशा से उनके जीविकोपार्जन को सुरक्षित करना और इस प्रकार से करना कि शहर की यातायात एवं जो सुंदरता है वो बनी रहे। कहीं पे भी जो लोगों द्वारा शिकायत की गई है हम उसकी जांच कराएंगे। अगर उसमें कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसमें कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। कितना मुआवजा की बात कही गई है? अभी मांग की गई है, अभी हम उस पर जाँच करा लेंगे। जो भी अनुमन्य होगा नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुआवजे की बात हुई, लेकिन मुआवजा कब तक मिलेगा ये कंफर्म नहीं है। पहले चेक करा लेंगे अनुमन्यता का, उसके बाद जांच कराई जाएगी। उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी गठित। अभी मैं वहाँ पे फाइल देख लूँ, उसके बेसिस पर जांच टीम गठित की जाएगी। ठीक, नमस्कार। नगर निगम प्रशासन की घोर लापरवाही का परिणाम आप देख सकते हैं कि निर्धारित वेंडिंग जोन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से लगातार संवाद स्थापित कर चुके, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से चेक प्राप्त कर चुके रामचंद्र प्रजापति जी की माता जी की आज जो दुर्घटना हुई है और जिस लापरवाही के तौर पे हुई है, ये बड़ी शर्मनाक और बड़ी निंदनीय कार्रवाई है। हम लोग
उत्तर प्रदेश सरकार के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी और यहाँ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे ऐसे दोषी कर्मचारियों के खिलाफ के साथ साथ ऐसे अधिकारियों को भी जिम्मेदारी का एहसास कराएं कि काशी में आके अपनी जिम्मेदारियों को समझना ये स्वरूप नहीं होना चाहिए कि तानाशाही रवैया अपनाने लगे। जिस तानाशाही रवैया का परिणाम आप देखे हैं, कहीं ना कहीं नगर आयुक्त महोदय ने पूरी सिंपैथी दिखाते हुए तत्काल प्रभाव से सभी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगर जरा सी भी हीला हवाली की जाएगी तो 24 घंटे के अंदर पूरे बनारस का रेहड़ी पटरी व्यापारी रामचंद्र प्रजापति जी के साथ कंधे से कंधा मिला के सड़कों पे भी उतरने का काम करेगा। क्या आश्वासन दिया है? नगर आयुक्त महोदय ने तत्काल प्रभाव से कहा है कि जो पीड़ित परिवार है उसके साथ नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन खड़ा है और तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री राहत कोष से जो आर्थिक मुआवजा देने की बात कही है। पूरे शहर के स्ट्रीट वेंडरों में किसी भी तरीके से उत्पीड़न नहीं होगा और जो उत्पीड़न किया गया है, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बना के तत्काल प्रभाव से जांच करा के दोषी के खिलाफ विधिक मुकदमा भी दर्ज कराने का काम नगर आयुक्त करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो सुंदरपुर, सराय नंदन, खुजवा, कबीरनगर, दुर्गाकुंड होते हुए गुरुधाम श्री राम मंदिर पहुंचकर संपन्न हुए। इस दौरान रथ पर सवार प्रभु श्री राम दरबार की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। लोगों ने जमकर प्रभु स्वरूप पर पुष्प वर्षा की और भक्ति गीतों की धुन पर झूमते नाचते शोभा यात्रा में शामिल हुए। यात्रा में प्रमुख रूप से अर्जुन कुमार मौर्य, हरिनाथ सिंह, श्रवण कुमार मौर्य, राजन तिवारी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व भक्त उपस्थित रहे। ये भगवान श्री राम के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में श्री रामनवमी, आज पावन पर्व श्री रामनवमी का, उसके उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा निकाली गई है। तो सुंदरपुर दशमी से होकर के खुजवा बाजार, कबीरनगर, दुर्गाकुंड होते हुए गुरुधाम श्री राम मंदिर में जाके समापन होगा। इसका उद्देश्य यह है कि भगवान श्री राम के जिन आदर्शों का समाज में व्याख्यान होता है, कहा जाता है, उन आदर्शों का हम पालन करें और समाज में भगवान जो राम राज्य की स्थापना की कामना हो। संदेश तो हम लोग का ये है कि शांति के साथ समाज में अपना समाज में काम करते रहे और रामनगर चमेली देवी मेमोरियल बैडमिंटन एकेडमी के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ। जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, तो ऐसे में रामनगर कटेसर में रामेश्वर फिलिंग स्टेशन के प्रांगण में सीमा केसरी एवं श्याम केसरी के अथक प्रयास से चमेली देवी मेमोरियल बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना की गई, जिससे आज का युवा वर्ग, खासकर किशोर वय से लेकर वयस्क तक के लोग स्वास्थ्य के मामले में अपने को फिट रख सकें। आज उसी स्थापना दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर बैडमिंटन कोर्ट से बैडमिंटन खेलकर प्रतियोगिता का आगाज किया, जिसमें लगभग 150 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इन खिलाड़ियों में महिला वर्ग भी शामिल है, जो पुरुष वर्ग से कहीं भी 19 नहीं रही। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जो न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक रूप से भी हमें इसका लाभ मिलता है। मुख्य अतिथि का स्वागत चमेली देवी मेमोरियल बैडमिंटन एकेडमी के संयोजक श्याम केसरी ने माल्यार्पण कर तथा स्मृति चिन्ह देकर किया। विशिष्ट अतिथि के तौर पर पद्मश्री डॉक्टर सरोज चूड़ामणि को एकेडमी की अध्यक्षा सीमा केसरी ने माल्यार्पण कर तथा स्मृति चिन्ह भेंट किया। अन्य अतिथियों में मुख्य रूप से योग शिक्षक विजय कुमार मिश्र, मंजू मिश्र, डॉक्टर टीएम महापात्रा, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह इत्यादि लोग शामिल रहे। एक्चुअली ये एकेडमी की बनाने का एक उद्देश्य मेरा ये था कि कम से कम, क्योंकि मैं पिछले विगत करीब 45 सालों से लगातार बैडमिंटन खेल रहा हूँ, हम चाहते हैं कि नवयुवक और नौजवान बच्चे भी
इसके किसी न किसी गेम में अपना पार्टिसिपेशन करें और अपने स्वास्थ्य लाभ लें। क्योंकि बैडमिंटन का जो गेम है उसके लिए इंडोर सुविधा बनारस में बहुत रेयर मिलता है बच्चों को। तो कोरोना काल में हम जब हर जगह सब कुछ बंद हो गया तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारे पास जगह है यहाँ पे इस क्षेत्र के बच्चों के लिए सुविधा प्रदान कर दिया जाए ताकि इस क्षेत्र के बच्चे इसका लाभ उठा सके और स्वास्थ्य लाभ। खेल व्यक्ति के समेकित और संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। बैडमिंटन का जो गेम है इसमें कम समय में कोई भी समय निर्धारित करके, कुछ खेल हैं जो कि समय उसके तय हैं कि सुबह होगा, इतने बजे होगा, ये होगा, लेकिन बैडमिंटन कभी भी खेला जा सकता है। बैडमिंटन से जोड़ करके लोग अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखें। साथ ही साथ बैडमिंटन के क्षेत्र में अनेक प्रतिस्पर्धाएं भी आज से प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतिस्पर्धाएँ, एक दो नहीं अनेक प्रतिस्पर्धाएँ हो रही हैं लगातार। उसमें भाग लेकर के अपने ज़िले का, अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। मेरी शुभकामना है कि सभी लोग तन्मयता से बैडमिंटन में जुड़ें और इस अकादमी के लगातार विकास के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि इसमें बड़ी तन्मयता से दोनों लोग, श्यामजी भैया, श्यामजी केसरी जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा जी लगातार दिन रात करके इसमें लगे हैं। इसलिए यह एकेडमी पल्लवित पुष्पित हो रही है, लगातार बढ़ रहा है। अभी बताया गया कि 150 टीमें इसमें भाग ले रही हैं, जिसमें कि लड़की लड़के दोनों हैं। अपने आप में एक अभूतपूर्व है। काशी में निजी क्षेत्र में कोई एकेडमी इतना अच्छा कार्य कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैं दोनों लोगों को शुभकामना देता हूँ कि इस एकेडमी को और ऊंचाई प्रदान करें भगवान, और ये लोग भी इसमें जिस तरह से तल्लीनता से लगे हैं उस तल्लीनता से लगातार लगे रहें। स्वस्थ रहें। मस्जिद लकर शाह रहमतुल्लाह सभागार में तरावी का समापन हुआ। राजघाट भैंसासुर त्रिमुहानी स्थित मस्जिद लकर शाह रहमतुल्लाह के सभागार में 8 दिवसीय चलने वाली तरावी का समापन हुआ, जिसमें मौलाना हाफिज अनवर ने पढ़ाई के साथ समापन कराया, जिसमें कुरान पढ़ाया गया। सबके लिए खुशहाली की दुआ की गई। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर दुआ दी। आए हुए लोगों में प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर आशिफ अहमद, मौलाना अमीनुद्दीन, आदिल सिद्दीकी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। किस तरह का समापन हुआ है? ये कुरान जो पढ़ी गई है, ये रमजान मुबारक में तरावी हाफिज कुरान पढ़ाते हैं। ये कोई 6 रोज में ख़त्म होती है, कोई 10 रोज में, उसके बाद भी तरावी होती रहेगी, वो सूरह पढ़ा जाता है। ये हमारे पैगम्बर साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने कुरान को इंसान के दिलों में याद रखने के लिए ये तरावी का सिलसिला की मुँह ज़बानी ये पढ़ी जाती कुरान, और किसी भी में ऐसा नहीं है जो कि याद रखा जाए कुरान। ये आज़ाद जो है तो सिर्फ आलम इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुसलमान को दिया है, अपने उम्मतियों को दिया, इसलिए कुरान पढ़ी जाती है। और इस महीने में ज़्यादातर कुरान पढ़ी जाती है, घरों में और भी जगह मस्जिदों में अलग से पढ़ी जाती है। क्या संदेश देते हैं इसके माध्यम से? ये संदेश है कि ये बहुत अमन और बहुत ही इसके लिए खुशहाली आती है। जहाँ कुरान पढ़ा जाए वहाँ खामोश रहो ताकि तुम पर भी रहम किया जाए। सुनने वाले पर इतना ऐसा इसका असर है, पढ़ने वालों का भी सवाब, सुनने वालों पर भी अल्लाह जो है तो रहम करवाता है। तो आज क्या क्या किए आप लोग? आप लोग रमज़ान में रोज़े रखे हैं, अफ्तारी की है, फिर खत्म तरावी भई है, और इस तरह अब यहाँ पे तरावी सूरज 1 महीना चलती रहेगी। ये हाफिज कुरान जो है तो पूरा मुकम्मल हो गया, लेकिन सूरज जो इसकी और है वो छोटी छोटी आयतें पढ़ती जाती है, 20 रकात पढ़ी जाएगी। धर्म संघ शिक्षा मंडल में निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण शिविर का द्वितीय चरण का समापन हुआ। धर्म संघ शिक्षा मंडल में नारायण रेकी सत्संग परिवार वाराणसी एवं अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच वरुणा शाखा के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण शिविर का द्वितीय चरण संपन्न हुआ। इस शिविर में 135 दिव्यांग बंधुओं को कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण किया गया। 30 दिव्यांगों का नारायण सेवा संस्थान उदयपुर में अनुभवी चिकित्सकों द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के अनुभवी डॉक्टर रोली शुक्ला एवं शिविर प्रभारी के निर्देशन में शिविर में कार्य संपन्न हुआ। सर्वप्रथम शिविर का शुभारंभ
शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल एवं पंडित जगजीतन पांडे द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। रेकी सत्संग परिवार की ओर से अनुपमा शाह, नीतू भालोटिया ने नारायण गीत प्रस्तुत किया। दिव्यांग बंधुओं का भी अंगवस्त्रम व नारायण पुस्तक देकर सम्मान हुआ। इस कार्यक्रम में अनिल जाजोदिया, राकेश कालरा, पंकज कपूर, दीपक माहेश्वरी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रोग्राम आज धर्म संघ शिक्षा मंडल में हो रहा है और हमारे गुरुजी जगजीतन जी के द्वारा हमें यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि इस धार्मिक स्थल पर हम ये कार्य कर पा रहे हैं। और जब इस धार्मिक स्थल पर हम ये कार्य कर रहे हैं तो इसकी ऊर्जा, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो और कई गुना ज्यादा हो गई है। तो इस कार्य को करके जो हम अंदर से प्रफुल्लित हो रहे हैं, वो हम एनआरएस पे ही जानते हैं कि क्या खुशी हम सबको मिल रही है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी न होने से नाराज मां व परिजनों ने सारनाथ थाने का किया घेराव। अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र बीएचयू में आयोजित संगोष्ठी में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की शिरकत। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। और भिखारीपुर स्थित आरएस मेमोरियल एकेडमी में परीक्षा फल वितरण समारोह का किया गया आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।